देखो लास्ट लेक्चर में एडवांटेज, डिसएडवांटेज, चैलेंज ये सब देख लिया था हम लोगों ने। ई गवर्नेंस का मतलब समझ लिया था। ये सब देखने के बाद अब देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, है ना, कितने तरीके से इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में कितने प्रकार से इंटरेक्शन होता है। मेनली हम एक तरफ गवर्नमेंट को रखते हैं, है ना, एक तरफ है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ कौन होगा, या तो गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा, ठीक, या तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा, या तो गवर्नमेंट टू बिजनेस होगा इंटरेक्शन, या तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय होगा, ठीक ठीक। तो ये जो इंटरेक्शन होगा इसको हम बोलेंगे G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ये क्या होगा, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये क्या है, ये G2B है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये G2E है, ठीक है ना। इतने प्रकार के इंटरेक्शन होते हैं। बस आपको पता होना चाहिए एक दो एग्जांपल कि हाँ यार ये इसका इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, इसका है, इसका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या कि एक तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन, ये कौन है, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। ये कौन है, ये स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इतने स्टेक होल्डर से कैसे इंटरेक्शन होगा, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन रहेगा, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक। तो वन बाय वन करके कुछ एग्जांपल देख के समझते हैं कि भाई क्या है ये, है ना, कैसे ये काम करता है। तो देखो सबसे पहला, सबसे सरल है आपका जो है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय में देखते हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, इसमें एक एग्जांपल देखते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको क्या बोल रहे हैं, PMFS। इधर पे देखो, लेट हो गए हो, इधर पे देख लो एक बार क्या बोल रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होगा अलग अलग स्टेक होल्डर से। तो एक तरफ है गवर्नमेंट और दूसरी तरफ अलग अलग स्टेक होल्डर्स है। वो सिटीजन हो सकते हैं, खुद गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे मान लो ये यूनियन गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस है, बिजनेस ग्रुप से और एम्प्लॉय से, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी को ही हम बोलते हैं। देखो अगर गवर्नमेंट और सिटीजन का होगा तो G2C होगा, गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट का होगा तो G2G लिख दिया है यहाँ, गवर्नमेंट और बिजनेस का है तो G2B, गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का है तो G2E। इतने तरीके से इंटरेक्शन होता है। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये इंटरेक्शन है, तो ये किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, है ना। तो वहीं पर मैं आ रहा हूँ, ये पहला क्या, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। उसमें एक उदाहरण है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है PMFS में, है ना, ये काहे के लिए है, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब एक चीज समझ लो, दो तरीके का वर्ड यूज करता है, एक तरफ लिखता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक तरफ लिखता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर का मतलब होता है 100% कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, ये बात याद रख लेना, कोई भी स्कीम पढ़ते हो तो ये देखने को मिलेगा आपको। 100% कंट्रीब्यूशन आएगा यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो भाई ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसको मॉनिटर करने के लिए ये PMFS सिस्टम है था ना, टू मॉनिटर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। बट इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो एम्प्लॉयज है ना, एम्प्लॉयज उनकी सैलरी स्लिप, पेंशन डिटेल्स, इन सब को भी एक्सेस करता है, समझा, एक्सेस करता है काहे के लिए, फॉर देयर नीड्स, है ना,
फॉर देयर नीड्स, मतलब किसकी, एम्प्लॉय की नीड्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक पीएमएफएस सिस्टम है। मतलब क्या होता है, इसमें जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम सरकार चलाती है उसको मॉनिटर करने के लिए ये सिस्टम सरकार ने बनाया है। लेकिन उसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी जो भी नीड्स हैं उनको एक्सेस करना, जैसे कि सैलरी स्लिप, पर्सनल डिटेल्स, इनको, और उनको क्या करना, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, है ना, और अदर डिटेल्स को भी, एंड अदर सच डिटेल्स। तो भाई यहाँ पर एम्प्लॉय से रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ कर रही है ना। हाँ, तो ये काहे का एग्जाम्पल हो गया, ये G2E का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये G2E का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, G2B समझो। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस में जैसे सरकार का एक स्कीम है, आपको बताता हूँ, जिसको बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट करती है वो, ठीक है ना, ई प्रोक्योरमेंट जिसको बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट। ई प्रोक्योरमेंट के लिए क्या है, देखो, ई प्रोक्योरमेंट का मतलब समझो यहाँ पे, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। ये डिपार्टमेंट्स, इनको रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, हाँ इनको रिक्वायरमेंट होगी, काहे कि जैसे कि स्टेशनरी का रिक्वायरमेंट हो गया, टेबल चेयर्स का रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना, स्टेशनरी समझ गया ना, कॉपी पेंसिल ये सब का रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक है ना, ठीक। तो भाई अब इनको ये क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को प्रोक्योर करती है सरकार, प्रोक्योरमेंट करती है इनका, ठीक है ना। तो जब ये प्रोक्योरमेंट पड़ती है तो ये क्या करेगी, ई प्रोक्योरमेंट करती है। ई प्रोक्योरमेंट मतलब क्या होता है भाई, ऑनलाइन ही ऑनलाइन टेंडर निकालेगी, रिलीज करेगी टेंडर, फिर अलग अलग, मान लो अलग अलग लोग हैं, वो सब क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे, बोली लगाएंगे, वो क्या करते हैं, बिडिंग। जिसकी बिडिंग मतलब जो गवर्नमेंट को सबसे सस्ते में लगेगा कि हाँ यार ये वाला बिडिंग है, ये हमको सबसे सस्ता पड़ रहा है, गवर्नमेंट उसको टेंडर दे देगी, और उससे वो स्टेशनरी, टेबल चेयर जो भी चाहिए उसको रिक्वायरमेंट होती है वो सब वो उससे प्रोक्योर कर लेगी। इसको बोलते हैं ई मार्केट प्लेस, है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक। ये ई प्रोक्योरमेंट का एक प्लेटफॉर्म है जिससे सरकार प्रोक्योर करती है। काहे के लिए ये कर रही है, ताकि क्या हो, फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड प्रोक्योरमेंट होगा कि नहीं होगा इससे। हाँ, तो ये क्या है, एक तरीके का गवर्नमेंट टू बिजनेस का एक एग्जांपल है, समझ में क्या। तो भाई ई प्रोक्योरमेंट सरकार कर रही है, आजकल ऑनलाइन ही करती है, तो इससे क्या हो रहा है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आती है, समझ में क्या। इसमें क्या हो रहा है, सरकार के लिए टाइम कम हो गया ना, टाइम एंड कॉस्ट दोनों सरकार ने कम कर लिए अपने। सरकार को पहले कुछ चाहिए होता था तो बस अब सीधे टेंडर निकाल देगी ऑनलाइन, बस आप डिलीवरी करवा दो, ठीक है, समझ में आ गया। ये G2B का एग्जांपल क्लियर है। अब एक और प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं MCA 21। ये किसके द्वारा रिलीज किया है, ये बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। देखो, ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है ना। ये जो मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है, ये स्टेक होल्डर्स हो गए, कॉरपोरेट्स हो गए, ये इनको क्या देती है, सर्विसेज देती है, ठीक है ना, ये क्या देती है इनको, सर्विसेज। तो भाई इस मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स,
ठीक। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर जो भी सर्विसेज दे रही है अपने स्टेक होल्डर्स को और कॉरपोरेट्स को, उसको क्या करती है ये एमसीए प्लेटफॉर्म के तहत, इसके तहत उस सर्विसेज को वो ईजी बनाती है, सिक्योर हो, मतलब प्राइवेसी वगैरह ये सब सिक्योर रहे, इस सेंस में ये काम करती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, MCA 21। मतलब ऑनलाइन, मतलब ये सर्विसेज कहते से दे रही, ई सर्विसेज दे रही है ना, मतलब ऑनलाइन ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इनको सर्विस दे रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट का यूज़ करके वो सर्विस को प्रोवाइड करना, उसको इजी प्रोवाइड करना, सिक्योर वे में प्रोवाइड करना, यही काम है किसका, MCA 21 का। बोलो क्लियर है ये? ठीक। तो ये क्या है, एक तरीके का G2B का एग्जाम्पल है कि नहीं है? हाँ, ये G2B का एग्जाम्पल। क्लियर है? अब देखते हैं क्या, अब गवर्नमेंट टू सिटीजन देखते हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक, गवर्नमेंट टू सिटीजन का मतलब क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन कर देना, ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक, ये सरकार क्या कर रही है, कोलैबोरेशन कर रही है, कोलैबोरेशन करके, कोलैबोरेशन विथ एनआईसी के साथ कोलैबोरेशन करके वो क्या कर रही है, ये जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनका कंप्यूटराइजेशन कर देना और उनकी कॉपी बनाना कि भाई लैंड होल्डर्स का टाइटल, लैंड होल्डर्स का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, टेनेंसी का जो नाम होगा उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी अपडेटेड कॉपीज़ होगी, वो सब उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका लैंड है, जिसका पट्टा है, मतलब अब जो पट्टा है, जो आपकी ज़मीन का पट्टा है, आपको वो इशू करी जाएगी, है ना। उसका ऑनलाइन करके, ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट बना करके आपका नाम उस पर रजिस्टर हो करके आधार से लिंक करके ये सब चीज़ें आपको अपडेट कर दी जाएगी। ये क्या है, एक तरीके के सिटीजन फ्रेंडली कर रहे हैं ये सब चीज़, ताकि भाई आपको बार बार, जो कई बार क्या होता है, कुछ कागज़ जो होते हैं बहुत पुराने होते हैं, ज़मीन में डुप्लीकेशन होता है ना, भाई मिस उसका एक ही ज़मीन दो तीन लोगों के नाम पे हो जाती है, लेकिन डिजिटल सब कुछ रहेगा सारा, उसके लिए खसरा नंबर होगा उसका, जो भाई हर ज़मीन का एक नंबर एलोकेट किया जाएगा और उसको उसमें जो भी जिसके भी नाम पर वो एलोकेट है उसका रजिस्ट्रेशन करना, ये सब का काम काहे में आ गया, ये कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में आ गया। समझ में गया? तो भाई ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसके तहत वो ये करना चाह रही है। ठीक है, दूसरा क्या बता रहा हूँ मैं आपको, दूसरा जैसे एक एग्जांपल है लोकवाणी प्रोजेक्ट। लोकवाणी प्रोजेक्ट ये यूपी में है। ये क्या करती है, जो गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट की एसेंशियल सर्विसेज है ना, उसको देती है ये किसको, स्टेक होल्डर्स को। काहे से, इलेक्ट्रॉनिक मीन से, है ना, मतलब विद द हेल्प ऑफ आईसीटी का यूज़ करके। तो इसको यूपी में ये वाला है जो ये बहुत फेमस है, समझ गए। ये इसमें उन्होंने क्या किया है, पीपीपी मोड पर इसको बनाया, पीपीपी प्रोजेक्ट, मतलब सिर्फ सरकार ही नहीं, इसको सरकार और प्राइवेट दोनों मिल करके इस प्रोडक्ट को चलाते हैं, इस प्रोजेक्ट को। समझ गया, ये क्या है, एक तरीके का सिंगल विंडो सिस्टम है, समझ गया, जहाँ पर ई गवर्नेंस दिया जाता है किसको, लोगों को। समझ गया, और इसके साथ साथ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन, जो अभी मैंने आपको बताया लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, समझ में गया, और एसेंशियल सर्विसेज दी जाती, समझ में गया क्या क्या बोला मैं, इसमें एसेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं, इसका जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ ये जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस है और उसका जो भी मैनेजमेंट होता है वो भी इस प्रोजेक्ट के तहत यूपी गवर्नमेंट करती है। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, लोकवाणी प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ जैसे एक ई सेवा है, ये आंध्र प्रदेश में है। उद्देश्य क्या है, वही गवर्नमेंट की जो बेसिक सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट आपको देती है बेसिक सर्विसेज, किसको देती है ये, सिटीजन्स को और स्टेक होल्डर्स को, है ना, वो प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज विथ हेल्प ऑफ आईसीटी, है वही जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, बस क्या करना है,
नाम चेंज हो गया, वहाँ पे लोकवाणी बोल रहा है, यहाँ पर ई सेवा बोल रहा है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो भाई ये सब क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके का गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो गवर्नेंस टू सिटीजन जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे डिजी लॉकर में क्या होता है कि भाई आपको एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, 10th 12th की मार्कशीट्स, भाई बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आप एक जगह रख सकते हो, और वो कहीं भी जाओगे वो एक्सेप्टेबल रहेगा, उसको नकार नहीं सकते। जैसे ट्रेन में भी आप जा रहे हो ना, तो आप फिजिकली लेके कैरी करने का ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटली वो चीज़ दिखा दो, बैंक में भी आप डिजिटली वो चीज़ दिखा दो, वो एक्सेप्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है जैसे स्वयं पोर्टल, स्वयं पोर्टल, यहाँ पर ये ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पर आप ई एजुकेशन मतलब ऑनलाइन लर्निंग आप परस्यू कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन वहाँ पर जा करके स्वयं पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करके भाई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम जो दूर से बैठ करके आप वो सारे कोर्सेस, बहुत सारे कोर्सेस ही ऑफर करते हैं। बस याद रखो टेक्निकल कोर्सेस ज़्यादा ऑफर नहीं करते हैं, और जैसे उस टेक्निकल कोर्सेस में अब इंजीनियरिंग नहीं करने लग सकते आप यहाँ पे, है ना, मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन कुछ उनसे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट जरूर होते हैं जिनको देख करके आप सीख सकते हो। हाँ, तो सीखने के लिए लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए स्वयं पोर्टल, जैसे 6th 7th 8th की 9 एनसीईआरटी पढ़ना है आपको, तो यहाँ पर जा करके आप देख सकते हो। 12th तक पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है, स्कूल एजुकेशन परफॉर्म करना है, तो स्वयं पोर्टल्स में जा करके आप रजिस्टर करके वो सब चीज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, एक तरीके से सिटीजन टू मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन के एक एग्जाम्पल। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल से समझा है क्या कि भाई कितने तरीके से इंटरेक्शन होता है। ये एग्जाम्पल आपको वैसे भी कोई काम के नहीं है, ये तो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई इससे गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इससे गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इससे गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। लेकिन अब समझते हैं कि अब आपको मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, उसके आधार पर और अच्छे से आप समझ पाओगे कि भाई आखिर में ये है क्या, है ना। ये ई गवर्नेंस के इतने सारे एग्जाम्पल दिया मैंने, और कुछ एग्जाम्पल से इनको समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है, और ज़्यादा क्लियरिटी हमको कैसे आएगी। तो यहाँ पर एक सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, अब देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काहे के लिए, ई गवर्नेंस के लिए, टू प्रमोट ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। तो इसमें दो चीज़ है, एक थी जब मोदी गवर्नमेंट के पहले जो चल रहा था उसको बोलते हैं नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, एनईजीपी, और मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसी को ही इसके साथ कंटिन्यू करके इसमें मर्ज कर दिया गया, और बाद में ले आया गया जिसको बोलते हैं डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है ना, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, या फिर मिशन, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि भाई ये आया था तो ये इसमें क्या बात बोली गई है, फिर देखेंगे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में क्या है, ठीक है। तो आप समझते हैं पहला नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, एनईजीपी। एनईजीपी किसने लॉन्च किया था, तो भाई लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, लॉन्च बाय मेटी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो अपने टाइप का मतलब जो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स पूरे वर्ल्ड में चल रही थी, तो ये उस समय का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, समझ में गया। तो ये लार्जेस्ट था उस समय जब ये लॉन्च हुआ था, लार्जेस्ट ऑफ, वही 2008 के आसपास लॉन्च हुआ होगा, ये 6 या 8 के पास लॉन्च हुआ था, आप एक बार चेक कर लेना कब हुआ था, ठीक है ना। लार्जेस्ट ऑफ इट्स टाइप इन दी वर्ल्ड, ठीक। जब ये लॉन्च हुआ था एट दैट टाइम जब ये लॉन्च हुआ था ना, तो पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था अपने तरह का, समझा क्या। काहे के लिए लाया गया था ये किस लिए लाया गया था, सोचो। ये लाया गया था कि भाई हमको इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना है, टू इम्प्रूव लाइफस्टाइल, नेक्स्ट टू एम्पावर किसको, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी,
है ना भाई। सोसाइटी के हर सेक्शन के लोगों को एम्पावर करना, हर सेक्शन के लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, काहे से, जिसको बोलते हैं हम ई क्रांति, थ्रू ई क्रांति। ई क्रांति मतलब ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना। जैसे कि सबको, जैसे कि आप देखो आपके घर में आप घर बैठे मोबाइल सर्विस ले सकते हो, रेलवे सर्विसेज ले सकते हो, हर सर्विस आपको घर बैठे मिल जाती है। तो ये क्या है, ई क्रांति का ही कमाल है ना। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है इसके कारण ही तो ये पॉसिबल है। तो ई क्रांति का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल को और उनको एम्पावर करेंगे, हर एक सेक्शन के लोगों को। समझ में आ गया? ठीक, मतलब क्या है, ये काहे की बात करता है, देखो इसका एम क्या था, एम्ड एट, क्या एम करता है ये, कि भाई हमको प्रोवाइड करना है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्विसेज किसकी सर्विसेज, अब वो गवर्नमेंट की सर्विस भी हो सकती है, वो सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज भी हो सकती हैं, है ना। कहाँ पे प्रोवाइड करना है, आपको डोर स्टेप पर करना है। डोर स्टेप मतलब सब घर बैठे ही सबको सुविधा मिल जाए। डोर स्टेप ऑफ ऑर्डिनरी मैन, है ना, कि भाई आम व्यक्ति को उसके घर पर ही सारी सर्विसेज मिल जाए, घर बैठे ही सारी सर्विसेज वो ले पाए, ये सुनिश्चित करना इसका एम था। समझा क्या? इसमें क्या किया जाता है, इसमें मिशन मोड पर काम किया जाता है। इसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट है। मिशन मोड प्रोजेक्ट समझ रहे हो? मिशन मोड प्रोजेक्ट मतलब होता है हाई प्रायोरिटी कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोजेक्ट में एक मतलब कुछ जो है हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको उठाना है, मतलब और उन सेक्टर स्पेसिफिक हमको कुछ स्कीम्स लॉन्च करना है, इसको बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। समझा क्या? काहे के लिए है, फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट। मिशन मोड का मतलब समझ में आ गया ना। मिशन मोड मतलब क्या होता है कि भाई हमको क्या करना है, प्रायोरिटी बेसिस पर ये काम करना है। मिशन मोड का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, कि भाई सेक्टर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक जैसे बैंकिंग सेक्टर पर, फिर उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब अलग अलग सेक्टर हो गए, उनको बेस बनाना है और उनके लिए फिर कुछ काम करना है। ये क्या कहलाया जाएगा, सेक्टर स्पेसिफिक, मतलब प्रायोरिटी बेसिस पर काम करना। ठीक, प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना। इसके तहत 27 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, 27 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड। समझ क्या, जिसमें 27 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक को बोलते थे कि सेंट्रल सर्विसेज रहती थी, जिसमें मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्विसेज देती थी उनको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करना, डिजिटली प्रोवाइड करना। दूसरा स्टेट सर्विसेज को लेकर के बात हुई थी। हाँ, कि जो 27 थी ना, उनमें से लगभग 11 इसकी थी, कुछ इसकी थी, 7 जो थी आपकी इसकी थी, 7 किसकी थी, ये जो इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज लगभग 7 इसमें थी, बाकी जो बच गई यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लगभग 11 इसमें थी, 11 जो सेंट्रल सर्विसेज थी उसको डिजिटली प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद 7, लगभग 6-7 सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज थी, उनको प्रोवाइड करना डिजिटली इस मोड के तहत। ये सब आइडेंटिफाई किया था। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में जैसे कौन कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये सब इसमें आ गए सेंट्रल वाले में। स्टेट सर्विसेज की बात कर रहा था मैं, तो भाई ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। अब देखेंगे इनके लिए सरकार ने क्या क्या किया था, तो वो देखेंगे आगे। नेक्स्ट तीसरा है क्या, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कोलैबोरेशन मोड पर, इंटीग्रेटेड सबके हित में, इंटीग्रेटेड। जैसे कि ई कोर्ट, ई कोर्ट बोला गया था कि ई कोर्ट मतलब जैसे कोर्ट, ये नहीं कि केस ऑनलाइन लगेंगे लड़ेंगे, ये नहीं बोल रहा वो। केस मतलब कि जैसे फाइलिंग होता है, भाई रजिस्ट्रेशन कराना है, आपका पंजीकरण कराना है, भाई आपको टाइम एलोकेशन करना है कि भाई कब मेरा डेट निकलेगा, अपॉइंटमेंट लेना है, कुछ भी चीज़ वो सब ऑनलाइन आप ले लो, इसके लिए ये सब लॉन्च किया गया। समझ में क्या, ये इसमें ये चीज़ें कवर होती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट यहाँ पे समझो। नेक्स्ट ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, फिर उसके बाद सिटीजन्स हैं,
है ना, ये आपस में कोलैबोरेशन के रूप में काम करें, कोलैबोरेशन मोड में इनकी वर्किंग हो, ये भी इंश्योर करना, है ना। इंश्योर करना क्या, इनकी वर्किंग कैसी हो, इनकी वर्किंग हो कोलैबोरेटेड मोड में, एक आपस में कोलैबोरेट करके मोड करें, तो मतलब वर्क करें। ठीक, ये भी इसका मकसद था। ठीक, क्लियर है ये बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कुछ, देखो इसमें एग्जांपल देखो कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज लॉन्च की गई थी। अभी हमने देखा कि हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, इन लोगों के लिए ये सारा सर्विसेज चालू किया है। उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जो इसमें लॉन्च किया गया था। उसमें जो लॉन्च किया गया था उसके कुछ एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे कि इसमें बोलता है ई सर्विस। ई सर्विसेज में जैसे कि मैंने, ये सारी ई सर्विसेज ही हैं। कौन कौन सी ई सर्विसेज है, वन बाई वन करके देखते हैं। पहला क्या है, जिसको पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट बोलते हैं, पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है ना। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, देखो आप ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भर लो, जिसको ई फॉर्म होगा। देखो आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन भरो। पहले क्या होता था कि बाहर वहाँ जा कर के कागज फॉर्म लेके आओ, फॉर्म भरो, फिर सबमिट करने जाओ, फिर डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, वेरिफिकेशन होगा, आपको बहुत सारा नचाएंगे, ये वाला डॉक्यूमेंट्स कम है, आपको पता भी नहीं रहता कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, कुछ भी नहीं पता आप। लेकिन अब क्या होगा, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ई फॉर्म होगा, है ना, ई फॉर्म होगा, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन घर में बैठा हो, वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो, है ना। आपको फिर अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, बोल दिया जाएगा कि भाई आपको इस डेट को आपको वेरिफिकेशन के लिए आना है ना। तो भाई आप बस सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आप वहाँ पर जाओ, बाकी आप घर में बैठे रहो। नहीं तो अभी क्या होता था कि 100 चक्कर लगाने पड़ते थे पासपोर्ट ऑफिस के, तो उससे क्या हो रहा था, उससे भाई आज डेट मिली, फिर आपको पता नहीं कि कल वेरीफाई होगा कि नहीं, फिर कल जाते थे, फिर पता चला कि परसों वेरीफाई होगा कि नहीं, फिर जाते थे, ऐसे चक्कर लगाते रहते। अभी तो आपको अपॉइंटमेंट डेट ही मिल गई, बस उस डेट को आप पहुंच जाओ, आपका वेरिफिकेशन होगा। समझ में, आपको एक डेट दे दी जाएगी, उसमें आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। समझ में क्या, बस वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली जाना है आपको, फिजिकली, बाकी बाकी आपको घर बैठ करके सारी सर्विसेज मिल जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि नहीं, अच्छा गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस, हाँ गुड गवर्नेंस का ये बेटर एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी मैंने क्या बताया, पासपोर्ट सेवा। अब एक ई फाइलिंग होता है। ई फाइलिंग क्या है, ई फाइलिंग एक सर्विस इन्होंने चालू की थी, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, फॉर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, है ना, रिटर्न फाइल। पहले क्या होता था, ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ते थे, है ना, सीए के पास फ्रिक्वेंटली विजिट करके चक्कर लगाओ, अलग अलग टाइम कॉस्ट सब आपका जाता था। अब क्या करना पड़ता है आपको, ऑनलाइन फॉर्म भरो, ऑनलाइन फॉर्म भरे, उसमें आप रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, उसमें आप जो भी रिफंड क्लेम करना है वो रिफंड क्लेम करो, रिफंड क्लेम करो, ऑनलाइन ही कर सकते हो आप ये सब चीज़, ये सब आपने ऑनलाइन कर दी। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर दो, है ना, कहाँ पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद जब आप ये सारा कंप्लीट कर लोगे, प्रोसेस कंप्लीट कर लो, प्रोसेस कंप्लीट कर लो, फिर आपको एक स्लिप मिलेगी, है ना, वो स्लिप को आप एक जो भी होता है उस स्लिप को वहाँ पर आप सबमिट कर दो, जहाँ पे भी ये बोलते हैं उसको सबमिट कर दो, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो भाई पहले जो इतने चक्कर लगाने पड़ते थे वो सब से आप बच गए कि नहीं बच गए। तो हाँ, ये ई फाइलिंग भी एक एग्जांपल है गुड गवर्नेंस, समझ में, ई गवर्नेंस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड क्या किया गया है। बैंकिंग से रिलेटेड समझो। अब बैंकिंग देखो, बैंकिंग में आपको बताया ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलने लगी है, बैंकिंग सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिलती है। जैसे कि आपको अपना अकाउंट में पता करना है कितने पैसे हैं, पैसे आए हैं या नहीं है, तो बस आप मोबाइल खोलो, आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं, उनके ऐप्स होते हैं,
उससे आप सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हो घर बैठे। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब ऐसे ही पॉसिबल है, ई क्रांति की मदद से ही सब कुछ पॉसिबल है। समझा क्या? अब देखो इसके तहत एक कम्युनिटी बोल दो, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर है ना, इसको बोलते हैं CSC। ये वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल है, ये वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर ऑल। मतलब जैसे आप कैफे जाते हो, कैफे टाइप का रहता है ये, वहां पर आप जाओगे ना, इनको बोलोगे कि भाई मेरे को मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है ना, मेरे को अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, मेरे को ये एप्लीकेशन भरने हैं, एप्लीकेशन भरने हैं, ये सब काम करना है, मेरे को खसरा की कॉपी चाहिए, खसरा समझते हो ना, जो जमीन का कागज होता है उसकी कॉपी चाहिए। आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल बनवाना है ना, डोमिसाइल। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स ये CSC सेंटर पे आप जा करके बनवा सकते हो। समझा क्या? फॉर्म वगैरह भरना है, समझा क्या? तो ये सब की सर्विसेज अब तो और बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर दिया है। मान लो आपको टेली एजुकेशन चाहिए, टेली मेडिसिन चाहिए, है ना, ये सब सर्विसेज भी आप यहाँ पर जा करके ले सकते हो। तो सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट CSC का हमेशा मेंशन करना जब भी ई गवर्नेंस का आप बात कर रहे हो आप। समझ में क्या? आपको कोई भी सरकार का मान लो कोई भी स्कीम है उसके बारे में जानकारी लगना है, मान लो ई कोर्ट में मैंने आपको बताया था, ई कोर्ट में अगर आपको फाइल करना है, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो आप ये CSC में जाकर के भर सकते हो। तो ये CSC सबसे मतलब कोर है नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम का, ये कोर था, समझ में का हार्ट था, ये सब सारे काम यहीं से हो रहे थे, ठीक है ना, CSC सेंटर से। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ देखो, नेक्स्ट ये बोल रहा हूँ कि भाई हेल्थ से रिलेटेड टेलीमेडिसिन को प्रमोट करने की बात की थी। टेलीमेडिसिन मतलब घर बैठे आप एडवाइस ले सकते हो डॉक्टर से ऑनलाइन, समझ में गया? या भाई गांव दूर दराज गांव के एरिया में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, आप कंसल्ट करना है तो क्या करो, आप जाओ जैसे CSC सेंटर चले जाओ आप, वहाँ पे अगर वो टेलीमेडिसिन की सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ से वो डॉक्टर से आपको इंटरेक्ट करवा देगा, आप अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो आपको अपनी सॉल्यूशन बता देगा। CSC सेंटर में यही होता है, जैसे कि मान लो आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप वकील आपके गांव में है नहीं, तो आप CSC सेंटर में जाओ, वहाँ पे CSC सेंटर वाला आपको कांटेक्ट करा देगा वकील से, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर आप सारी बात उसको बता सकते हो, वो सारी बात सुन करके आपसे जो भी हो रिपोर्ट तैयार करके वो आपको फाइनल जब सब कुछ बातचीत हो जाएगी तो वो समझ जाएगा और उस हिसाब से जो भी केसेस बन रहे हैं वो सब वो देख लेगा। समझ में आ गया ना? तो वो ये सब का एक एग्जाम्पल है, ये नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ही, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से ही ये सब पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एजुकेशन। एजुकेशन में मैंने बताया ना ई लर्निंग, ई लर्निंग मतलब वहाँ से जाकर के आप सीख सकते हो काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो जाकर OMR सीट, OMR बोल रहा हूँ, जो एग्ज़ाम कैसे देते हैं ये सब सीख सकते हो CSC सेंटर से जा करके। तो ई लर्निंग वगैरह को प्रमोट करते हैं, वहाँ से सीख सकते हो। जैसे स्वयं की क्लास अभी मैंने आपको बताई, एग्जाम्पल क्या है, स्वयं की क्लास है, स्वयं पोर्टल, स्वयं क्लास है, ऑनलाइन आप क्लास अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन आप जा करके पढ़ सकते हो, पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, ये सब उसमें आ जाता है। समझा क्या? नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इन्होंने जैसे कि SMS आते हैं, SMS अलर्ट्स, है ना, आपको किसान कॉल सेंटर होते हैं, किसान कॉल सेंटर, भाई आपको कोई दिक्कत है आप कॉल करके उनसे पता कर लो, ये सब ICT के ही कारण तो पॉसिबल है। आपको इंस्टेंट वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, भाई अभी साइक्लोन आने वाला है, कि भाई विंड आने वाला है, तूफान आने वाला है, आप सब घर में रहिए, एग्रीकल्चर परफॉर्म मत करिए, ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सभी क्रांति की तरफ से ही पॉसिबल है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्विस, एक्सचेंज सर्विस, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो भी सर्विस चाहिए आपको, रोजगार से रिलेटेड, बेरोजगार से रिलेटेड, है ना, कहाँ पे क्या ट्रेंड है, ये सब सर्विसेज सरकार आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती है, जॉब अलर्ट्स वगैरह से रिलेटेड। तो ये सबको भी बढ़ावा देने की बात किया गया था नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम में। समझा क्या? तो यहाँ पर ये जो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम था उसके अंदर इतने सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, उनके लिए सरकार कौन कौन सी स्कीम से क्या क्या कर रही थी ये सब हमने देख लिया। समझ में गई बात? अच्छा हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट छूट गया ना, छूट गया था ना, तो उसको भी कंप्लीट करते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज जो अभी वहाँ पे छूट गया था हमारा, उसको देख लेते हैं। जैसे क्या है,
गवर्नमेंट अपने लिए ही अपने ही डिपार्टमेंट में सबको ये सब चीज़ों के लिए सरकार करती है। जैसे एक प्रोजेक्ट का नाम याद रखो, खजाने, खजाने प्रोजेक्ट। ये किसका प्रोजेक्ट है? ये कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कर्नाटक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, ठीक है। कर्नाटक की गवर्नमेंट है, उसका ये प्रोजेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो ट्रेजरी रिलेटेड काम होते हैं ना सरकार के, फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी काम होते हैं, उसका पूरा कंप्यूटराइजेशन कर दिया, ताकि अब सारा चीज़ डिजिटली ही प्रमोट हो, है ना। ट्रेजरी कर दिया है। मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन ट्रेजरी, ट्रेजरी कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट। इसने क्या किया, ये जो ट्रेजरी रिलेटेड वर्क है ना, इसको क्या कर दिया उसने, पूरा का पूरा डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है ना। इसमें से अब जो ट्रैक करना है आसान हो जाता है, ट्रैक कर सकते हो आप सारी एक्टिविटीज को। राइट फ्रॉम अप्रूवल, जब अप्रूवल मिला था, अप्रूवल से फाइनल जो आपका रेंडरिंग होगा, रेंडरिंग ऑफ अकाउंट टू रेंडरिंग ऑफ अकाउंट, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो। और ये सरकार के लिए, खुद के लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है ना। अपने अपने और अपने डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज से कोलैबोरेट करके, है ना। क्योंकि बजट का काम है तो भाई एक डिपार्टमेंट का रहता नहीं है, एक मिनिस्ट्री का रहता नहीं है, सबका आपस में ही सब इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर अप्रूवल से लेकर के जो रेंडरिंग तक का है, पूरा पैसा निकालना और उसको यूज़ करना, वहाँ तक का पूरा काम क्या हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, सब कुछ एक एक स्टेप में काम कर रहे हैं, उसका सबका अपडेट होना, कितना पैसा एलोकेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब को ट्रैक करना, ये सभी खजाने प्रोजेक्ट के तहत किया जाता है। समझा क्या? ठीक। तो ये थोड़ा सा याद रखना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस का है। वैसे ये सब कोई काम का नहीं है, बट फिर भी आप एग्जाम्पल तो दिमाग में बसा लो कि हाँ, कुछ कुछ तो आपको एग्जाम्पल देख करके समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपस में ही ये सब चीज़ें कर रही है ना। तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन है, गवर्नमेंट सिटीजन के लिए ये सब कर रही है। तो वहाँ से आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ऐसा कुछ स्कीम है, तो वो आप दिमाग लगा के समझ जाओगे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा ये। हाँ, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट का इंटरेक्शन कितने वे में होता है, तो मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। समझ में क्या? चलो नेक्स्ट आते हैं, वहीं पर जो दो स्कीम आपको बताया था मैंने, दो इनिशिएटिव बताया था, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम। अब बता रहा हूँ आपको मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में अभी तक, जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिजिटल इंडिया मिशन, है ना। तो अब डिजिटल इंडिया समझते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, है ना। और उसके माध्यम से कैसे ई गवर्नेंस प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। डिजिटल में इंडिया के तहत कैसे ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाता है, समझा क्या? अब देखो, यहाँ पर ई गवर्नेंस का मतलब समझो, यहाँ पर ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने आपको बताया था, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, है ना। लेकिन मोदी जी इसको क्या बोलते हैं, मोदी जी इसको तीन वे में समझते हैं, है ना, कि भाई ई गवर्नेंस काहे के लिए है, ये तो इसका मतलब है, ये उसका फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म है ना, कि ई गवर्नेंस होता है उसका फुल फॉर्म। लेकिन मैं बोलूँ ई गवर्नेंस है काहे के लिए, किस चीज के लिए ई गवर्नेंस होता है, तो वो बोलते हैं ई गवर्नेंस तीन चीजों के लिए ई गवर्नेंस होता है। पहला, ई गवर्नेंस काहे के लिए है, फॉर इजी गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस फिर काहे के लिए है, तो वो बोलते हैं ई गवर्नेंस है फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस। फिर बोलते हैं ई गवर्नेंस है तो काहे के लिए गवर्नेंस है, तो बोलते हैं इकोनॉमिकल गवर्नेंस, फॉर इकोनॉमिकल गवर्नेंस, है ना। मतलब ई यहाँ पर फुल फॉर्म तो ई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, पर वो क्या बोलते हैं कि भाई जो काहे के लिए होता है, इजी गवर्नेंस है मतलब कि सब कुछ सरल हो जाए, समझा क्या। इफेक्टिव हो मतलब असरदार हो, और तीसरा इकोनॉमिकल मतलब सस्ता गवर्नेंस हो, समझा क्या, लोगों को ज़्यादा पैसा ना लगे, समझा क्या। इसको बोल रहे हैं हम ई गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस और इकोनॉमिकल गवर्नेंस। इन सब से अल्टीमेटली क्या आएगा, इन सब से अल्टीमेटली क्या आएगा, इन सब से अल्टीमेटली क्या आएगा बताओ,
ये सब काहे के लिए? फॉर गुड गवर्नेंस। समझा कि यहां से क्या आएगा? गुड गवर्नेंस। क्लियर है? तो डिजिटल इंडिया मिशन इसीलिए लॉन्च किया गया है, इसको इफेक्ट देने के लिए। समझा क्या? क्लियर? अब देखो यहाँ पे ये करेगा क्या? ये गुड गवर्नेंस काहे के लिए है? गुड गवर्नेंस काहे के लिए है ना? ये क्या लेके चलता है? ये यही बोलता है ना, सबका साथ सबका विकास, है ना? सबका साथ सबका विकास, सबका विकास। अगर जब हम बात करते हैं यहाँ पे सबका साथ, मतलब ये काहे की बात करते हैं? सबको साथ में लेकर के चलना चाह रहा है, मतलब यहाँ पर एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी है, एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी है ना? सबको साथ लेने की बात कर रहा है, जो एक्सक्लूजन वाला है उसको खत्म करने की बात करता है। नो एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, है ना? इसकी बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं सबका विकास, सबका विकास मतलब काहे की बात कर रहे हैं? एम्पावरमेंट फॉर ऑल, है ना? एम्पावरमेंट फॉर ऑल, एम्पावरमेंट फॉर ऑल की बात कर रहा है। मतलब ये काहे की बात कर रहा है? यहाँ पर क्या है? एलिमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग है कि नहीं है? यहाँ पर एलिमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात कर रहा है ना? उनको एम्पावर करने की बात कर रहा है, उनको सक्षम बनाने की बात कर रहा है। समझ में क्या? और कैसे ये करेगा ये सब चीज? तो उसके लिए एक मंत्र है जिसको वो बोलते हैं क्या? IT प्लस IT इक्वल्स टू IT, IT प्लस IT इक्वल्स टू IT। अब यहाँ पर लिखा यही है लेकिन अलग अलग मतलब है दोनों का। IT मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियाज टैलेंट, ये इंडियाज टैलेंट है। देखो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, और इंडिया में अगर हम क्या करें, उसको इंडिया के टैलेंट से जोड़ दें, तो हमारा जो ये जो IT मिलेगा इसको बोलते हैं इंडियाज टुमारो, इंडियाज टुमारो। तो ये क्या रहेगा? कल का भारत रहेगा। समझ में गया? फ्यूचर ऑफ इंडिया, समझ में गया? इंडियाज टुमारो, ये एक मंत्र है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 3 ई बताया है आपको। 3 ई मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस काहे के लिए? इफेक्टिव, इकोनॉमिकल और इजी गवर्नेंस, है ना? जो कि अल्टीमेटली क्या रिजल्ट देंगे? गुड गवर्नेंस। वहीं पर मैंने आपको क्या बताया? गुड गवर्नेंस काहे के लिए? सबका साथ सबका विकास, मतलब एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिविटी, नो एलिमेंट ऑफ एक्सक्लूजन। पर वहां पर क्या है? एलिमेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। वो कैसे हम अचीव करेंगे? IT प्लस IT इक्वल्स टू IT, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियाज टैलेंट इक्वल्स टू इंडियाज टुमारो। क्लियर है ये बात? अब देखो यहां पे समझना, देखो अब ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस काहे पर टिका होता है? तो मैंने आपको बताया था ART, ये तो आपको पता ही है ना? अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इस पर टिका है ना? इसी पर ही टिका रहता है। तो भाई ई गवर्नेंस आएगा तो ये इसको रिजल्ट देता है कि नहीं? ई गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी आती है, हाँ ई गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी आती है, और ई गवर्नेंस से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी आती है। समझ में क्या? और जब ऐसा रहेगा तो इसका अल्टीमेटली क्या रिजल्ट रहेगा? यहाँ पर गुड गवर्नेंस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ गुड गवर्नेंस आएगा, ये भी हमको पता है ना? एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया, आप सोचो क्यों लाया गया है डिजिटल इंडिया, काहे के लिए ये? तो यहाँ पर समझो डिजिटल इंडिया 2 चीज़ों के लिए हो रही है। एक तो हमको अपनी जो सोसाइटी है उसको डिजिटली एम्पावर करना है ना? ताकि इंडिया एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बने। और दूसरा, इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी बने, नॉलेज इकोनॉमी बने, है ना? इंडिया की जो सोसाइटी हो उसमें अच्छा खासा नॉलेज हो, जिससे हम अपनी जो डेमोग्राफी है उसका बेटर यूज करके इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। ये भी इसका डिजिटल इंडिया के माध्यम से यही अपना एम करता है। क्लियर है ये बात? बोलो समझ में आ गया? अब देखो इसको अचीव कैसे करेंगे? अभी हमने डिजिटल इंडिया के माध्यम से हाउ ई गवर्नेंस विल बी अचीव, ई गवर्नेंस विल बी अचीव। जैसे वहां पे देखा था कि भाई
मिशन मोड प्रोजेक्ट में 27 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, फिर उनके लिए अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग कुछ स्कीम्स देखी थी, क्या क्या लॉन्च किया है सरकार ने। वैसे अब आपको डिजिटल इंडिया में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला जिसको बोलते हैं आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक अटेंडेंस सिस्टम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। अब देखो, ऑफिस आती है, पब्लिक सर्वेंट, कलेक्टर हो भाई, दुनिया का बैंक के भी सर्विसेज हैं, पासपोर्ट ऑफिस के जो सर्विसेज हैं, ये क्या होता है, पहले ये देखा था कि एब्सेंट रहते थे, एब्सेंटिज्म का इशू रहता था, ऑफिस आते नहीं थे, लेट आते थे, मन मर्जी करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, बायोमेट्रिक हो गया है, तो भाई आप 9 से 9:15 तक खुला रहेगा वो, उसमें आपको पंचिंग करना जरूरी है, थंब प्रिंट लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो एब्सेंट लग जाएगा। और ऐसा कितने दिन करोगे, कुछ दिन करोगे तो गवर्नमेंट आप पे एक्शन लेने लगेगी। तो भाई टाइमली पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर्स डिसिप्लिन में रहे, टाइमली पंचुअल रहें, इन सब चीज़ों के लिए ये जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, ये जो भी पब्लिक ऑफिसेस हो रही हैं उन पर सब में ये धीरे धीरे करके लगाया जा रहा है, समझ में, ताकि अब लोग अपनी पावर और अथॉरिटी का मिसयूज ना करें, टाइमली ऑफिस आए, टाइमली सर्विस डिलीवरी करें। बीच में भी भग जाते थे अटेंडेंस लगा करके, तो अब वो सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक दिन में 2-3 बार आपको लगाना पड़ता है। तो भाई अब उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप तो अब बाइंड हो गए ना, तो अब जो पहले मन मर्जी कर लेते थे अब नहीं कर सकते। तो यहाँ से ई गवर्नेंस अच्छा अचीव होगा कि नहीं आएगा, हाँ होगा। समझ में गया, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा देखो, जीवन प्रमाण, जीवन प्रमाण। अभी देखो कई बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, बुजुर्ग लोग, उनको अगर रेगुलर पेंशन चाहिए तो उनको बैंक में जाकर के क्या करना पड़ता था, अपना प्रमाण देना पड़ता था कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, है ना, मैं मरा नहीं हूँ अभी तक, तो बार बार उनको फ्रीक्वेंट विजिट करना पड़ता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब इस जीवन प्रमाण ये जो सरकार ने लॉन्च किया है, इसके तहत क्या होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, किसको, इन ये जो ओल्ड एजेस रहते हैं, इन डिजिटल सर्टिफिकेट्स को आप सेंड कर दो बैंक को, अपलोड कर दो वहां पर। जब आप अपलोड कर दोगे तो वहां से आपको जो पेंशन के लिए बार बार फ्रिक्वेंट आना जाना रहता था, अब वो सब करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही सारा काम हो गया। मतलब ये इजी कर दिया कि नहीं उनके लिए, किसके लिए, बुजुर्गों के लिए, समझा क्या। यहाँ पर देखो इफेक्टिव कर दिया ना, यहाँ से एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, ये आधार वाले में एफिशिएंसी भी बढ़ गई, टाइमली हो गया, डिसिप्लिन हो गया। और जीवन प्रमाण में मैंने आपको क्या बताया, जीवन प्रमाण में क्या हो गया, जीवन प्रमाण में आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे इजी कर दिया बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैंने आपको बताया डिजिटल नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। अब इसमें क्या है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इसमें ये है कि भाई ये एम क्या है कि भाई 10 लाख जो पॉपुलेशन है ना, 10 लाख की पॉपुलेशन, उसको क्या करो, डिजिटली एम्पावर करो, है ना, उनको एम्पावर करो डिजिटली। डिजिटली यही चीज मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई हर एक फैमिली से, वन इन ईच फैमिली मतलब हर एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति तो डिजिटल लिटरेट हो, ताकि वो जो सरकार ने डिजिटल इनिशिएटिव इतना सारा लिया है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका आउटपुट उनको मिल सके। इसलिए नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत ये सब चीजें करने की बात है, समझ में। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट ई पोस्ट। ई पोस्ट क्या है, अब ई पोस्ट क्या है, ई पोस्ट मतलब ये जो इंडिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनको हम क्या करें, एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दें। समझ में, हम क्या कर रहे हैं, ई पोस्ट के तहत क्या कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनको एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दें, आईटी नेटवर्क से, समझ में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें। उससे क्या हो, ई कॉमर्स एक्टिविटीज बढ़ेगी, मनी ट्रांसफर वगैरह जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ेगी, ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। अब जब हम इसको पूरे एरियाज को कनेक्ट कर देंगे तो जो रूरल की प्रॉब्लम है, अर्बन की प्रॉब्लम है, अभी तक ये देखा जा रहा था कि ये पोस्ट सर्विस अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती है, रूरल एरियाज में कम होगी। तो ये जो डिजिटल, अगर जब हम इनको आईटी नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे, इनको डिजिटली प्रमोट करेंगे, तो ये जो रूरल अर्बन वाला जो गैप वाला प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस कर देंगे, इन गैप्स को भी हम कम ला सकते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया आपका ई पोस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ई बुक प्लेटफॉर्म क्या है, ई बुक प्लेटफॉर्म। अब ये जो आप ऑनलाइन सारी बुक आपको मिल जाती हैं, ई बुक प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन ही सब कुछ पढ़ सकते हो। इसके तहत ई बुक्स तैयार की जाती हैं, एनसीईआरटी का पीडीएफ वर्जन जो आप जान रहे हो, है ना, ये काहे के लिए, फॉर स्कूल एजुकेशन से। इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि बच्चों का जो बैग में अभी इतना सारा कैरी करके जाना पड़ता है, वो सब कैरी करने की जरूरत नहीं है, सारा एक टैब में ही स्टोर हो गया, सारी बुक्स एक टैब में ही है। बस आप अभी तक बहुत सारा बुक्स ट्रैवल करके जा रहे थे, अब आप एक टैब रख लो, आपको उसमें सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ई बुक प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ पर ई बुक सारी बुक्स को फिजिकली नहीं वर्चुअली आप कैरी कर सकते हो। समझा क्या? ये हो गया आपको ई बुक प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट क्या है जिसको बोलते हैं ई संपर्क। ई संपर्क मैं क्या बता रहा हूँ, ई संपर्क में देखो मिनिस्ट्रीज होती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और उनमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की भी जरूरत होती है। मान लो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमको सबके साथ शेयर करना है, तो भाई अब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में चिट्ठी भेजने से अच्छा है कि आप एक इंफॉर्मेशन एक पूरा तैयार करो और इनको ऑनलाइन ही सब में डिसेमिनेट कर दो। भाई ये है अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ये सब लोग वर्क कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, है ना, आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, ये सब चल रहा है। अब मान लो ये एक इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं इनमें भेजना चाहता हूँ, तो मैं बस एक बार यहाँ से वन क्लिक किया, ओके किया कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन सब में चली जाए। अब ये सब में चली जाएगी क्योंकि नेटवर्क है, तो ये सब में इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ई संपर्क। समझा कि जैसे कोई नोटिस है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई ऑर्डर है, उसको एक्सचेंज करना है, आपस में देना है, शेयर करना है, तो भाई वन क्लिक में ये सब कुछ हो जाए, सारे डिपार्टमेंट जिनको जिनको ज़रूरत है ये सब चीज़ें पहुंच जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ई संपर्क। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ता है और इजी इंफॉर्मेशन और डिसिमिनेशन होता है, काहे का, व्यूज़ का, नोटिफिकेशन हो सकता है, नोटिस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। समझ में क्या, ई संपर्क। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोलता हूँ जिसको ये याद रखना है आपको, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिया में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है, टू बी कनेक्टेड, काहे से, विथ हाई स्पीड इंटरनेट। भाई 2.5 लाख ग्राम पंचायत को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना है, मतलब वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज मिले ताकि वो सारी जो गवर्नमेंट की जो भी सर्विस है उनको इलेक्ट्रॉनिक मीन से अवेल कर सके, मतलब आईसीटी का यूज करके सारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पीडीएस का राशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें अगर ग्राम सभा को पता रहेगा कि हाँ कब आने वाला है ऑर्डर, ये सारा प्रोग्राम कब प्रोक्योरमेंट होगा, कब रिलीज होगा, कहाँ पहुंचा है, ट्रैक करना है, किसको कौन कौन बेनिफिशियरी है, किसको किसको मिलना चाहिए, किसको किसको मिला है, किसको किसको नहीं मिला है, कौन कौन बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है, इन सब में अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा और एक्सक्लूजन एरर जो है वो भी कम हो जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, लीकेजेस नहीं होंगी, ये सारी चीजें इंश्योर की जा सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ग्राम पंचायत को डिजिटली एम्पावर करना पड़ेगा। और डिजिटली एम्पावर कैसे करना है हमको, तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई 2.5 लाख को हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे और उसके लिए एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाई जाएगी, है ना, इसका मतलब यही है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मतलब इसमें नेटवर्क बनाया जाएगा, एक पूरा नेटवर्क बनाया जाएगा। नेटवर्क मतलब ये ग्राम पंचायत है, ये अलग अलग ग्राम पंचायत है, तो इनको ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर काहे के लिए यूज होता है, ये क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर होता है जो इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, डेटा ट्रांसफर के लिए, है ना भाई, इंटरनेट के में ये जो डेटा ट्रांसफर होते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसफर होते हैं और ये पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, समझा रहे ना, तो ये नेटवर्क की बात कर रहे हैं, मतलब इस नेटवर्क में डेटा का मूवमेंट हो, इजी फ्री फ्लो हो और हाई स्पीड इंटरनेट आए ताकि कोई दिक्कत ना हो इन ग्राम पंचायत को, किसी भी इंटरनेट, है ना, कोई भी सर्विस अवेल करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए, ये नहीं कि सर्विस है नेट ही नहीं चल रहा है, स्लो हो गया, ये सब नहीं प्रॉब्लम। मतलब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर के तहत क्या करना है, ये सब चीज़ों को हमको क्या करना है, पूरे ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दो। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। अब इसमें ग्राम सभा, ये कौन कौन सी सर्विसेज इन ग्राम सभा में मिलेगी, जैसे कि सर्विसेज कौन सी होगी, जैसे कि टेली एजुकेशन, जो कॉमन सर्विस सेंटर में मैंने आपको बताया था ना, टेली एजुकेशन रिलेटेड सर्विस, ईपीडीएस, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, है ना,
टेली हेल्थ सर्विसेज, ई कॉमर्स की सर्विसेज ग्राम पंचायत के थ्रू, समझ में क्या। और लिख लो अदर ई सर्विसेज, जो भी सरकार टाइम टू टाइम बताती जाएगी, ई अदर सर्विसेज, अदर ई सर्विसेज। क्लियर है। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, समझ में आ गया सबको। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट है डॉट नेट, डॉट भारत, जिसको डॉट भारत बोलते हैं। ये सब डिजिटल इंडिया मिशन के ही तहत हो रहा है, समझ में आ गया। या फिर इसको क्या बोलते हैं, ई भाषा भी बोलते हैं, डॉट भारत ई भाषा। इसका मतलब क्या है कि देखो, अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग बैठे हैं और वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, है ना। तो अब वो जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कब समझेंगे, ज़्यादा अच्छे से उनको वो कब समझ में आएगा, जब उनको उन्हीं की भाषा में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। तो ई भाषा काहे के लिए है, ई भाषा उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए है। मतलब जो लोग हैं, लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, फॉर इंफॉर्मेशन एक्सेस, है ना। वो इंफॉर्मेशन एक्सेस काहे में हो, उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेज में होगा, ऑन देयर वर्नैकुलर लैंग्वेज, है ना। उनको खुद की ही उनकी भाषा में ये सब चीजें मिल जाए, इसको बोल रहे हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम डॉट भारत या ई भाषा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, ये मैंने आपको बता दिया, लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। आप वहाँ पर अपनी सर्टिफिकेट रख सकते हैं, वहाँ पर अपनी आईडी कार्ड स्टोर कर सकते हैं, है ना। वो बहुत जगह मान्य हो रहा है, धीरे धीरे करके गवर्नमेंट का टारगेट है कि सब जगह मान करेगा, ठीक है ना। तो उसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करने का जरूरत नहीं, जैसे बैंक जा रहे हो तो आप मोबाइल में ही, आपके पास डिजी लॉकर है, वहीं पर जा करके अब भारी भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। डिजी लॉकर में आप सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हो, वहां पर जा करके दिखाओ, वेरीफाई करवाओ, हो गया आपका, समझ में गया। तो ये सब क्या है, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर से ई गवर्नेंस कैसे, सोचो, ईजी हो रही है, इफेक्टिव हो रही है और इकोनॉमिकल हो रही है, समझ में गया। डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, ये सब करने का जरूरत नहीं है, पैसा बचेगा। घर बैठे सर्विस ले रहे हो तो कॉस्ट, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो सब बच रहा है, तो इफेक्टिव भी हो रहा है और इकोनॉमिकल भी हो रहा है, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, ई साइन क्या होता है। ई साइन, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं, जो सेल्फ अटेस्ट करते हो ना आप, सेल्फ अटेस्ट, वो कैसे होता है, ये काहे की तरह करा जाता है, अंडर डिजी लॉकर, अंडर डिजी लॉकर। जैसे देखो, ई साइन कैसे होता है, ई साइन का मतलब ऐसा होता है कि भाई मान लो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, अब मेरे को उसमें साइन करना है, बट इलेक्ट्रॉनिक में फॉर्म भर रहा हूँ और मेरे को अब साइन कैसे करूंगा उसमें मैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिजी लॉकर में जाऊंगा, वहां से मैं ई साइन वाले ऑप्शन में देखूंगा, वहां पे वो एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे वो क्या बोलेगा कि भाई मेरा आधार कार्ड है, मेरा मोबाइल नंबर है ना, ये सब चीजें रहेगा, लिंक रहेगा। तो जब मैं ई साइन के लिए अप्लाई करूंगा तो वो क्या बोलेगा, भाई मेरे नंबर पर एक ओटीपी भेजेंगे, उस ओटीपी को मैं उस पर फीड करूंगा, ओटीपी फीड करूंगा, मतलब वो समझ जाएंगे कि हाँ आप ही वो व्यक्ति हो जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हो। फिर जब आप ओटीपी वहां पर फिल करोगे तो जो भी आपका वर्चुअल साइन है वो वहां पर वर्चुअल साइन वहां पर आ जाएगा, समझा गया। और वहां से आप सेल्फ अटेस्टेड कर लोगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। बट उसके लिए क्या होता है पता है ना, आपका लिंक होना चाहिए आधार से, और वो एक मोबाइल नंबर से लिंक होता है, आपके में ओटीपी आता है, आप ओटीपी सबमिट कर रहे हो, मतलब वो समझ जाएंगे कि हाँ आप ही हो जो ये सब चीज को एक्सेस कर रहे हो, तो वो आपका ई साइन हो गया, सेल्फ अटेस्टेड हो गया, समझ में गया। तो भाई ऐसे ये काम करता है, क्लियर है, ई साइन भी हो गया। तो भाई अब आपको अटेस्ट करने के लिए कॉलेज और सरकारी ऑफिस जाने का जरूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड वो भी डिजिटली घर बैठे आप कर सकते हो, समझ में गया। नेक्स्ट है क्या, मोबाइल सेवा। मोबाइल सेवा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको गवर्नेंस आपके मोबाइल में मिले, टैब में मिले, और आपके जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हो, टैबलेट्स यूज़ करते हो, उनमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाए। अब ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यही है, अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई गवर्नमेंट, माई जीओवी। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पब्लिक ओपिनियंस, भाई गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ों पर आपकी ओपिनियंस लेती है,
तो आप जा करके वहां पर पब्लिक को आप अपनी ओपिनियंस दे सकते हो। तो यहाँ से ये काहे के लिए, फॉर पब्लिक ओपिनियंस। तो इससे क्या हो रहा है, देखो इससे ये हो रहा है, पब्लिक ओपिनियन से शेयर्ड गवर्नेंस हो रही है कि नहीं हो रही, शेयर्ड गवर्नेंस मतलब पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एग्जांपल आप समझ रहे हो, जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, इसको बूस्ट मिल रहा है, समझ में, डिजिटल के माध्यम से। तो डिजिटल के माध्यम से ये भी याद रखना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करते हैं। ईपीडीएस, स्वयं पोर्टल, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, समझ में क्या। तो यहाँ पर ये जो डिजिटल इंडिया मिशन था ये भी हमने कर लिया, ठीक है ना। तो डिजिटल इंडिया मिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना, डिजिटल इंडिया मिशन ई गवर्नेंस वाला ये भी हमने देख लिया है। अब क्या देखना है आपको, अब और देख लो कि भाई अदर इनिशिएटिव्स कुछ देख लेते हैं। अदर इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रगति है, प्रगति काहे के लिए है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो टाइमली इंप्लीमेंट हो, उसको ट्रैक करने के लिए है ये प्रगति प्लेटफॉर्म, है ना भाई। इसमें इवन प्राइम मिनिस्टर भी खुद बैठ करके ये सब चीज़ें देखते हैं। आपको कोई शिकायत हो तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी इसमें प्रोविज़न है, टाइमली इम्प्लीमेंट मॉनिटर किया जाता है सारे प्रोजेक्ट्स, कि सरकार के प्रोजेक्ट्स टाइमली क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, फिर वो उनको आंसर देना पड़ता है पीएम को, है ना भाई। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ों से हम एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, तो वही इफेक्टिव गवर्नेंस और वो सब आपको समझ में आ गया। प्रगति प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वर्चुअल पुलिस नेटवर्क है, वर्चुअल पुलिस नेटवर्क जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि CCTNS, ये आपको उसने बताया होगा सौमित्रों ने, CCTNS वाला। पुलिस में जब बोल रहे थे कि पुलिस को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, सारे पुलिस स्टेशन को ऑनलाइन एक नेटवर्क से कनेक्ट कर देते हैं, ये बताया होगा आपको इंटरनल सिक्योरिटी में। तो भाई ये CCTNS क्या है, ये नेटवर्क है, पुलिस का नेटवर्क बना रहा है, काहे के लिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, जैसे एक और CP ग्राम्स, ये काहे के लिए है, पब्लिक ग्रीवेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। नाम से ही आप समझ जाओगे काहे से रिलेटेड है ना, मतलब ग्रीवेंस रिड्रेसल और मॉनिटरिंग के लिए, क्लियर है ये बात। तो ये कुछ और इनिशिएटिव है जो हमने देख लिया, मतलब कुल मिला के आपको नेशनल NEGP पता कर लेना, उसके अंदर 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, डिजिटल इंडिया उसके अंदर 2-3 चीज़ें याद होनी चाहिए, बस बात खत्म। आप ई गवर्नेंस ही तो समझ रहे हो, कंसेप्ट ही समझ रहे हो, बाकी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं इन पर, बट फिर भी आपको एक आइडिया तो लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, एम गवर्नेंस, एन गवर्नेंस। अभी एम गवर्नेंस कोई अलग सा कंसेप्ट नहीं है, ई गवर्नेंस के अंदर ही आता है, ये ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस है मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से हम गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन जब हम उसमें स्पेसिफिक मोबाइल से जो भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं उसको बात करते हैं तो वो एम गवर्नेंस कहला जाता है, समझ में क्या, मतलब सारी सर्विस हम क्या करते हैं मोबाइल से ही ले रहे हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एम गवर्नेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि एम गवर्नेंस एक रिप्लेसमेंट है काहे का, ई गवर्नेंस का, है ना। वो क्या है, एम गवर्नेंस क्या रिप्लेसमेंट है, एम गवर्नेंस रिप्लेसमेंट है क्या, यहाँ पे ध्यान दो, एम गवर्नेंस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, बट क्या है, एम गवर्नेंस क्या करता है, फिर ये क्या करता है, इट कॉम्प्लीमेंट्स, उसको और बढ़ावा देता है, इट कॉम्प्लीमेंट्स ई गवर्नेंस, समझा क्या। मतलब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं यूज ऑफ मोबाइल, काहे के लिए, फॉर एक्सेसिंग द पब्लिक सर्विस, समझा क्या। और वो भी कैसे, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं हम एनी टाइम, जब चाहे तब, और एनीवेयर, है ना, जहाँ चाहे वहाँ, है ना। ये है, लैपटॉप हर जगह कैरी तो कर नहीं सकते हम, लेकिन मोबाइल तो हर जगह कैरी कर सकते हैं ना, ठीक है ना।
तो भाई इसीलिए ये थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। क्लियर है? इसके अलावा ये देखो एम गवर्नेंस में क्या होता है, एम गवर्नेंस इसकी रीच सबसे ज़्यादा होगी, रीच सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ईजी भी कौन सा पड़ता है, यही पड़ता है, लैपटॉप से ज़्यादा ईजी पड़ता है कि नहीं पड़ता चलाने में, ठीक है ना। तो भाई मोबाइल गवर्नेंस क्या है, रीच भी ज़्यादा है, ईजी भी है, एनी टाइम हम सर्विस अवेल कर सकते हैं, एनीवेयर सर्विस अवेल कर सकते हैं, इसलिए समझ में गया। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है ना, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत निल है, ठीक है ना। प्लस इससे क्या होता है, लास्ट माइल कनेक्टिविटीज वगैरह ये सब हो जाती है, ठीक है ना, ये सब इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बस वही इशूज़ क्या है इसमें, इशूज़ क्या है, तो वो वाला एंगल आपको पता है कि सबके पास मोबाइल नहीं है, रूरल एरियाज़ में मोबाइल नहीं है, जरूरी नहीं कि हर एक एरिया में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, समझ में आ गया ना। तो वो सब एंगल आपको पता है, वो सब हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि भाई हाँ इंटरनेट पेनिट्रेशन सब जगह है नहीं, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ये है। बट फिर भी हमको तो पता है ना कि भाई जहाँ भी है वहाँ पर ईजी है, कन्वीनियंस है, यहाँ पे देखो कन्वीनियंस भी रहेगा, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कन्वीनियंस भी है, प्लस ये जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाता, रीच मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बस वहाँ पर मोबाइल बस हो और इंटरनेट हो, बाकी सब सर्विस आपको मिल जाएगी। बस इसमें दो ही चीज़ चाहिए, एक होता है मोबाइल प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी, बाकी तो फिर आपको सारी सर्विसेज आपको ऑन डिमांड एनी टाइम एनीवेयर मिल जाएगी, समझा क्या। ठीक है, यहीं से रिलेटेड गवर्नमेंट की एक एमओवी सेवा है, देखो यहाँ पे गवर्नमेंट की एक एमओवी सेवा है, ये क्या एम करता है, ये एम करता है, एम्स टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस, एम टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विस, किसको, टू पीपल्स एंड स्टेक होल्डर्स, काहे का यूज करके, यूजिंग फोन्स टैबलेट्स, समझ में क्या। तो भाई यही है गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इशूज एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर हमारा जो ई गवर्नेंस वाला टॉपिक होता है वो भी कंप्लीट होता है, ठीक है।